याद रखो, जिस तरह मैं समझता हूँ सरकार बंदूक की गोली पर लोगों की भावनाओं को नहीं बदल सकती, उसी तरह से देश के नौजवानों याद रखो, कोई भी सरकार जो बंदूक की गोली के सामने झुक जाएगी वो सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकती। सफेद खादी, मखमली कुर्सी और जनता के रहनुमा होने का वो मुखौटा, जिसके पीछे छुपा था एक ऐसा चेहरा जिसका नाम सुनते ही पूर्वांचल की धरती कांप उठती थी। अपराध की काली दलदल से निकलकर सत्ता की मखमली कुर्सी तक का सफर तय करने वाले इस बाहुबली की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। स्वागत है आपका आपके सबसे पसंदीदा खास शो मठाधीश में, जिसमें हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के वो किस्से जिन्हें ना तो वक्त मिटा पाया है और ना ही इतिहास की फाइलें छुपा पाई हैं। ऐसी कहानियां जिन्होंने सत्ता की मखमली कुर्सी तक लिए पहले दलदल के पैर में रखा और फिर खून की होली खेली, फिर एक दिन खादी का चोला पहनकर खुद को जनता का रखवाला बताने लगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं अजित प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा नंबर 1 शो मठाधीश। मठाधीश में हर बार हम एक अलग सियासी बाहुबली की बात करते हैं, जिसने जमीन से लेकर जन्नत तक, विधानसभा के गलियारों तक इस बाहुबली की अनसुनी दास्तान जो हम अपने खास शो मठाधीश में दिखाते हैं। इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता, इतिहास उन लोगों का भी होता है जो सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाते, बल्कि सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। दिल्ली, जहां पहुंचते पहुंचते बड़े बड़े के तेवर बदल जाते हैं, जहां कुर्सी के लिए रिश्ते बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं और कई बार किरदार भी बदल जाते हैं। लेकिन इसी दिल्ली ने एक ऐसा नेता भी देखा जिसने कुर्सी तो संभाली, लेकिन अपने वसूलों को कभी कुर्सी का बंधक नहीं बनने दिया। वो नेता जिसके पास ना राजनीतिक विरासत थी, ना सत्ता का साम्राज्य था, ना धन बल था, ना बाहुबल था और ना ही दिल्ली की गलियों में कोई दरबारी तंत्र। उनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ बेबाक जुबान, बागी तेवर और जनता के बीच खड़ा होने का साहस। जी हां, आज बात बागी बलिया के उस फकीर सियासतदान की हो रही है जिसे देश चंद्रशेखर सिंह के नाम से जानता है। एक ऐसा शख्स जिसने संसद को सत्ता का चौपाल नहीं बल्कि जनता की आवाज बना दिया, जिसने प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं बेचा, लेकिन वक्त ने देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। और दिलचस्प बात, वो बिना मुख्यमंत्री बने, बिना किसी केंद्रीय मंत्रालय की कुर्सी संभाले सीधे भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। उसे लोग युवा तुर्क कहते थे क्योंकि उनकी राजनीति में समझौते कम, सवाल ज्यादा थे। उनके भाषणों में सत्ता की तारीफ नहीं, व्यवस्था को आईना दिखाने का साहस था। वो दोस्ती निभाते थे, लेकिन सच बोलने की कीमत पर नहीं। सिर्फ 7 महीने, यही था चंद्रशेखर सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल। लेकिन कई नेता दशकों तक सत्ता में रहकर भी जो पहचान नहीं बना पाए, वो चंद्रशेखर सिंह ने कुछ महीनों में बना दी, क्योंकि उनका कद कुर्सी से नहीं, उनके चरित्र से तय होता था। तो आखिर कौन था ये नेता जिसे सत्ता ने नहीं, संघर्ष ने गढ़ा? कैसे बलिया की मिट्टी से निकला एक नौजवान दिल्ली की तक पहुंचा? क्यों आज भी विरोधी उसकी साफगोई और स्वाभिमान की मिसाल देते हैं? जानिए उस बागी की पूरी कहानी जिसने सत्ता की नहीं, अपने जमीर की राजनीति की। इसीलिए कहते हैं वीरों की धरती, शहीदों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। इसी वजह से चंद्रशेखर के तेवर और कारनामे आज भी लोग याद करते हैं। युवा तुर्क चंद्रशेखर, बेबाक सियासत के जननायक। ये कहानी यूपी के उस बागी बलिया की मिट्टी से शुरू होती है, जहाँ की आबो हवा में ही बगावत और खुददारी घुली है। इसी मिट्टी ने देश को चंद्रशेखर नाम का वो युवा तुर्क दिया जिसने सत्ता की शतरंज पर कभी खुद को मोहरा नहीं बनने दिया। चंद्रशेखर का स्वाभिमान और उनके सिद्धांतों की मजबूती समझनी हो तो साल 1975 की उस काली रात को याद कीजिए, जब देश पर आपातकाल का पहरा बिठाया गया था। चंद्रशेखर उस वक्त सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के भीतर थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। मलाईदार पद और असूख उनके कदमों में था, लेकिन जब देश के लोकतंत्र पर वार हुआ तो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। चंद्रशेखर कांग्रेस के इकलौते ऐसे बड़े नेता बने जिन्हें आपातकाल में जेल भेजा गया। सलाखों के पीछे रहकर भी इस बागी की दहाड़ कम नहीं हुई और यहीं से उन्हें नाम मिला युवा तुर्क। आज जब सियासत आलीशान कमरों, सोशल मीडिया और सिर्फ बयानों तक सिमट चुकी है, तब चंद्रशेखर की साल 1983 की वो ऐतिहासिक भारत यात्रा याद आती है।
कन्याकुमारी की लहरों से लेकर दिल्ली के राजघाट तक धूल और कड़कड़ाती धूप को सहते हुए इस जननायक ने 4200 किलोमीटर का सफर पैदल ही नाप दिया था। वे किसी चार्टर्ड प्लेन से उड़कर सीधे नेता नहीं बने थे, बल्कि उन्होंने गांव की झोपड़ियों में बैठकर गरीबों का रूखा सूखा खाकर देश की असल तकलीफों को समझा था। यही वजह थी कि उनका कद दिल्ली की किसी भी कुर्सी से हमेशा बहुत ऊंचा रहा। उनका प्रधानमंत्री काल सिर्फ 7 महीने का रहा, लेकिन फैसले सदियों के बराबर थे। जब देश गंभीर आर्थिक संकट में था तो उन्होंने कड़े और कड़वे फैसले लिए, लेकिन जब मार्च 1991 में सत्ता के जोड़ तोड़ और समझौते के लिए उनके स्वाभिमान पर चोट की गई, जब कांग्रेस ने उन पर जासूसी का बेहद ओछा आरोप लगाया, तो इस बागी प्रधानमंत्री ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। चंद्रशेखर ने मखमली कुर्सी को लात मार दी और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि चंद्रशेखर का ज़मीर दिल्ली के तख्त से कहीं ज्यादा कीमती है। 8 जुलाई 2007 को भले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी बेबाक आवाज आज भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मानदंड बनी हुई है। चंद्रशेखर जी देश के उन चंद नेताओं में से एक हैं कि जो जनता की सच्ची आवाज़ के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उनकी बेबाकी, उनकी दिलेरी, और वो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो और कोई भी हो, सच को सच कहने का मादा रखने की अगर किसी में सामर्थ्य थी तो वो चंद्रशेखर थे। बलिया की मिट्टी, खेतों की खुशबू, गांव की चौपाल और इन्हीं पगडंडियों से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाला एक ऐसा नेता जिसने कुर्सी से ज्यादा अपने वसूलों को महत्व दिया। एक कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की, जिन्हें राजनीति का फकीर और बेबाक नेता कहा जाता है। 17 अप्रैल 1927 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव इब्राहिम पट्टी में एक किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखर सिंह ने बचपन से ही संघर्ष को करीब से देखा। खेत खलिहानों की जिंदगी ने उन्हें जमीन से जोड़कर रखा, जबकि पढ़ाई ने उनके भीतर देश और समाज को बदलने का सपना जगा दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे तो सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ी, बल्कि विचारों की राजनीति भी सीखी। छात्र संघ की बहसों में उनकी आवाज गूंजने लगी। यहीं से एक ऐसा युवा नेता उभरा जो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखता था। समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। बेबाकी उनकी पहचान थी, समझौता उनकी फितरत। नहीं संसद में बोलते तो सत्ता पक्ष भी सुनता था और विपक्ष भी। यही वजह थी कि उन्हें भारतीय राजनीति का यंग तुर्क कहा गया। उनकी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं बल्कि आम आदमी था। व्यक्तिगत जीवन में भी वो उतने ही सरल रहे। पत्नी दूजा देवी उनके जीवन की मजबूत साथी रही। उनके 2 बेटे पंकज शेखर और नीरज शेखर आज भी इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गांव का वो लड़का जिसने छात्र राजनीति से सफर शुरू किया और संसद में अपनी अलग पहचान बनाई और अंततः देश का प्रधानमंत्री बना। चंद्रशेखर सिंह की कहानी सिर्फ एक नेता की जीवनी नहीं बल्कि उस दौर की कहानी है जब राजनीति में विचार, संघर्ष और सिद्धांत सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। बागी मिट्टी का वो पहला अंगारा 17 अप्रैल 1927 उत्तर प्रदेश का वो कोना जहां की हवाओं में ही मंगल पांडे की बगावत का बारूद घुला था। नाम था बलिया और गांव था इब्राहिम पट्टी। इसी गांव के एक साधारण राजपूत किसान परिवार में एक चिंगारी ने जन्म लिया। नाम रखा गया चंद्रशेखर। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में खेती की लाचारी नहीं बल्कि व्यवस्था को बदल देने की एक अजीब सी जिद थी। बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज की दीवारों ने इस लड़के के भीतर की विद्रोही को पनपते देखा था। लोग कहते थे कि ये लड़का आम किसानों की तरह चुप रहना नहीं जानता। इसके शब्द चुपते थे, इसकी आंखें सवाल करती थीं। साल 1950 चंद्रशेखर कदम रखते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दहलीज पर। वो राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री ले रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी का सीनेट हॉल गवाह बना उस प्रखर छात्र नेता के उदय का, जिसकी एक आवाज पर हजारों छात्र क्लास छोड़कर सड़कों पर उतर आते थे। ये वो दौर था जब चंद्रशेखर की मुलाकात समाजवाद के सबसे बड़े सूरमा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हुई। लोहिया की वैचारिक आग और चंद्रशेखर की युवा ऊर्जा जब आपस में मिली तो सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया।
डिग्री हाथ में आते ही चंद्रशेखर ने तय कर लिया था कि वो महलों की नहीं बल्कि मजलूमों की सियासत करेंगे। लेकिन राजनीति के इस कांटों भरे रास्ते पर जहां जेल जाना और लाठियां खाना रोज की बात थी, चंद्रशेखर को एक मजबूत संबल मिला। वो संबल थी उनकी जीवन संगनी दूजा देवी। एक बागी नेता की पत्नी होने का मतलब था हर पल अनिश्चितता के साए में जीना। दूजा देवी ने घर की देहरी संभाली ताकि चंद्रशेखर दिल्ली की छाती पर समाजवाद का झंडा गाड़ सके। चंद्रशेखर अपनी पत्नी के इस मूल त्याग को कभी नहीं भूले। यही वजह थी कि साल 1999 में उन्होंने अपनी मातृभूमि बलिया में अपनी पत्नी के नाम पर दूजा देवी डिग्री कॉलेज की नींव रखी ताकि इलाके की बेटियां और बेटे शिक्षा के दम पर अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। पंकज शेखर और नीरज शेखर पिता ने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की, लेकिन बलिया की मिट्टी का वो बागी डीएनए छोटे बेटे नीरज शेखर के भीतर उतर आया। नीरज शेखर ने अपने पिता की उसी सियासी जमीन और समाजवाद की मशाल को थामा और आज भी वो संसद के गलियारों में बलिया की उसी धमक को जिंदा रखे हुए हैं। चंद्रशेखर छात्र राजनीति के उस अखाड़े से निकले थे जहां नेता बिकते नहीं बनते थे। उन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली लेकिन कभी अपने तेवर नहीं बदले। चंद्रशेखर जी से एक नहीं कई मुलाकातें भी हुई और उनके चुनाव को कवर करने के लिए हम बलिया भी गए। वो भी एक किस्सा है, वो हम आपको ज़रूर इसमें बताएंगे। जहाँ तक जो आपने सवाल किया कि अपनी ही पार्टी से बवाल, अपनी ही पार्टी से बगावत करके और फिर उसी पार्टी ने जिसमें वो एक महत्वपूर्ण पद पे थे, वहाँ उसी पार्टी ने उनको आपातकाल के दौर में उनको जेल में डाल दिया। राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं, एक वो जो सत्ता के साथ चलते हैं और दूसरे वो जो सत्य के साथ खड़े रहते हैं। चंद्रशेखर सिंह दूसरी कतार के नेता थे। उनकी राजनीति पद की नहीं पहल की थी। उनकी पहचान कुर्सी से नहीं कद से थी। बलिया की धरती से निकला युवक पहले समाजवादी आंदोलन की गलियों में उतरा, प्रजा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बना, फिर जिला सचिव, फिर प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच गया। यह सफर किसी राजनीतिक विरासत का नहीं बल्कि विचारों और संघर्ष का था। चंद्रशेखर सिंह के राजनीतिक संस्कार दो बड़े समाजवादी नेताओं आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पाठशाला में तैयार हुए थे। उन्होंने सीखा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं बल्कि जनता की आवाज होती है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती चली गई। साल 1962 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। संसद में उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सत्ता पक्ष भी उन्हें गंभीरता से सुनता था। वे सवाल पूछते थे, व्यवस्था को आईना दिखाते थे और अपनी ही पार्टी पर भी निशाना साधने से नहीं हिचकते थे। इसी बेबाकी ने चंद्रशेखर सिंह को भारतीय राजनीति का यंग तुर्क बना दिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 25 जून 1975 देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू हुआ। लोकतंत्र पर पहरा बैठ गया। आवाजें बंद हो गई या दबा दी गई। विरोध को अपराध बना दिया गया। चंद्रशेखर उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता के सामने सिर नहीं झुकाया। नतीजा क्या था? अपनी ही पार्टी की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर पटियाला जेल भेज दिया। जेल की सलाखों ने उनके इरादों को कमजोर नहीं किया बल्कि उनकी पहचान और मजबूत कर दी। उस दौर ने साबित कर दिया कि चंद्रशेखर सिंह सिर्फ राजनेता नहीं थे, लोकतंत्र के प्रहरी थे। सत्ता उनके पास आई थी, चली भी गई, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदले। यही वजह है कि भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर सिंह का नाम आज भी उस नेता के रूप में लिया जाता है जिसने हर दौर में सत्ता से पहले संविधान, दल से पहले लोकतंत्र और पद से पहले अपने विचारों को चुना। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का राजनीतिक सफर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के उस भूभाग से शुरू होती है जहां की आबोहवा में ही बगावत घुली हुई है, जिसे दुनिया बागी बलिया के नाम से सजदा करती है। साल 1927, तारीख 17 अप्रैल, इसी बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव की एक साधारण किसान परिवार में एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा गया चंद्रशेखर। उस दौर में देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और बलिया की मिट्टी में इनकलाब अंगड़ाइयां ले रहा था। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बौद्धिक चर्चाओं ने उनके भीतर के संवेदनशील इंसान को झकझोर दिया। वे आचार्य नरेंद्र देव के समाजवादी सिद्धांतों के ऐसे मुरीद हुए कि समाज की आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति को हक दिलाना ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय बन गया। वे प्रजा समाजवादी पार्टी से जुड़े और देखते ही देखते बलिया में सचिव को लेकर
उत्तर प्रदेश में पार्टी के महासचिव पद तक का सफर तय कर लिया। ये वो दौर था जब चंद्रशेखर का नाम सुनते ही सूबे के बड़े बड़े जमींदारों और रसूखदारों के माथे पर पसीना आ जाता था, क्योंकि उनका समाजवाद किताबी नहीं बल्कि जमीन पर दहाड़ने वाला था। साल 1962 भारतीय संसद के इतिहास का वो पन्ना जब उत्तर प्रदेश से एक 35 साल का नौजवान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा की दहलीज पार करता है। चंद्रशेखर की धारदार भाषा और बेबाक शैली ने पहली ही बहस में देश के बड़े बड़े दिग्गजों को चकित कर दिया था। जल्द ही वे कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने कभी दरबारदारी स्वीकार नहीं की। वो इंदिरा गांधी के करीबी तो थे, लेकिन पार्टी की पूंजीपति समर्थक नीतियों के सबसे बड़े आलोचक भी थे। संसद के भीतर अपनी ही सरकार को जनहित के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने की इसी दिलेरी ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम दिया जो आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, युवा तुर्क। यानी वो नेता जो सच बोलने के लिए सत्ता की मर्जी का मोहताज नहीं था। वे 1962 से लेकर 1977 तक लगातार राज्यसभा के सदस्य रहे। 3 बार उच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी नजरें हमेशा देश के गरीबों और वंचितों के हक पर टिकी रहीं। साल 1975 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय। 25 जून की आधी रात को जब देश में आपातकाल थोप दिया गया तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे धकेला जा रहा था। चंद्रशेखर उस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वे चाहते तो आंखें मूंद कर सत्ता के सुख भोग सकते थे, लेकिन बागी बलिया का खून तानाशाही के आगे कैसे झुकता। उन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या का पुरजोर विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि अपनी ही सरकार के आदेश पर कांग्रेस का वर्किंग कमेटी सदस्य होने के बावजूद चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पंजाब की पटियाला जेल भेज दिया गया। महीनों की तन्हाई और जेल की सख्त यातनाएं भी इस युवा तुर्क के फौलादी इरादों को डिगा नहीं पाई। जेल की कोठरी में रहकर भी उनका संकल्प और मजबूत होता गया कि सत्ता चाहे जितनी निरंकुश हो जाए, लोकतंत्र के मूल्यों से समझौता कभी नहीं हो सकता। चंद्रशेखर जी यूं तो विचारधारा के रूप में समाजवादी विचारधारा के नेताओं में रहे या उसके पोषक रहे। डॉक्टर लोहिया और उनके विचारों से वो ज़्यादा प्रभावित और ज़्यादा वो रहे। और इलाहाबाद में जब वो पढ़ने बलिया से निकल के यूनिवर्सिटी में आए तो वहाँ भी वो समाजवाद के पोषक के रूप में जाने गए। सत्ता कभी विरासत से मिलती है, कभी बहुमत से और कभी सियासत के ऐसे समीकरणों से जिनकी उम्र बहुत छोटी होती है। लेकिन कुछ चेहरे अपनी कुर्सी की वजह से नहीं बल्कि अपने कद की वजह से इतिहास में दर्ज होते हैं। आज कहानी ऐसे ही एक नेता की। आज मठाधीश में बात उस प्रधानमंत्री की जिसके पास ना तो 300 सांसद थे, ना गठबंधन की मजबूत दीवार थी, लेकिन फिर भी उसने देश की सबसे बड़ी कुर्सी संभाली। एक कहानी है चंद्रशेखर सिंह की। एक कहानी है उस नेता की जिसे राजनीति का युवा तुर्क कहा गया, जिसने सत्ता से ज्यादा अपनी बेबाकी के दम पर अपनी पहचान बनाई। 17 अप्रैल 1927 उत्तर प्रदेश का बलिया, यहीं से शुरू हुई एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी आंखों में राजनीति नहीं बदलाव का सपना था। समाजवादी विचारों से निकला यह नेता संसद में पहुंचा तो सत्ता की तारीफ से ज्यादा सत्ता से सवाल पूछने के लिए जाना गया। इंदिरा गांधी हो या फिर कोई और प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर ने कभी अपने शब्दों पर पहरा नहीं लगाया। वे उन नेताओं में थे जो कुर्सी देखकर नहीं, अपने वसूल देखकर बोलते थे। फिर आया 1990 जब दिल्ली की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसने सत्ता का पूरा गणित बदल दिया और जनता दल टूट गया, सरकार गिरी और अचानक एक ऐसा नाम प्रधानमंत्री की दौड़ में आ गया जिसके पास ना तो बहुमत था ना ही संख्या थी, लेकिन भरोसा था। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रशेखर सिंह भारत के उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में शामिल हुए जो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, ना ही कभी केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। हालांकि उनकी सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिकी थी। समर्थन मिला, सरकार बनी, समर्थन हटा और महज 7 महीने में ही चंद्रशेखर सिंह की सरकार चली गई। लेकिन इन 7 महीनों में
उन्हें इतिहास के उन नेताओं में शामिल कर दिया जिनकी चर्चा कार्यकाल से नहीं व्यक्तित्व से होती है। कहते हैं राजनीति में हर कोई सत्ता चाहता है, लेकिन चंद्रशेखर उन गिने चुने नेताओं में थे जिनकी पहचान सत्ता से नहीं, संघर्ष, सादगी, साफगोई और बेबाकी से बनी। द सीक्रेट गोल्ड मिशन। बलिया, जिसे देश बागी बलिया के नाम से जानता है, इसी मिट्टी ने साल 1927 में चंद्रशेखर नाम के उस नौजवान को जन्म दिया जिसकी रगों में बगावत और आंखों में व्यवस्था बदलने का ख्वाब था। चंद्रशेखर ने जब छात्र राजनीति से मुख्य धारा की सियासत में कदम रखा, लुटियंस के आलीशान बंगलों की बजाय देश के आखिरी छोर पर खड़े इंसान का हाथ थामना बेहतर समझा। वे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास में अनोखे राजनेता बने जिन्होंने पहले कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला, न किसी राज्य के मंत्री बने, न मुख्यमंत्री। लेकिन जब वक्त आया तो 10 नवंबर 1990 को देश ने उन्हें सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दी। चंद्रशेखर देश की सियासत का वो इकलौता सिकंदर जो बिना किसी प्रशासनिक तजुर्बे के, बिना कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बने, सीधे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठा। जब 10 नवंबर 1990 को उन्होंने शपथ ली तो लुटियंस के गलियारों को समझ आ गया था कि अब हुकूमत किसी हुक्म से नहीं, जननायक की मर्जी से चलेगी। चंद्रशेखर का मिजाज समझ न हो तो साल 1975 की उस काली रात को याद कीजिए जब देश पर आपातकाल का पहरा लगा था। चंद्रशेखर कांग्रेस के भीतर थे, इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे, मलाईदार पद उनके कदमों में थे। लेकिन जब बात लोकतंत्र और सिद्धांतों पर आई तो इस बागी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। नतीजा, वे अपनी पार्टी की सरकार में जेल भेज दिए गए। लेकिन पिंजरे में बंद होने के बाद भी इस शेर की दहाड़ कम नहीं हुई। सियासत जब एयर कंडीशन कमरों में बंद होकर ट्वीट और बयानों तक सिमटने लगी हो, तब चंद्रशेखर की 1983 की वो भारत यात्रा याद आती है। कन्याकुमारी की लहरों से लेकर दिल्ली के राजघाट तक धूल और धूप को सहते हुए इस जननायक ने 4200 किलोमीटर का सफर पैदल नाप दिया। वो चार्टर्ड प्लेन से नहीं, जनता के बीच से नेता बने थे। उन्होंने गाँव की झोपड़ियों में जाकर देश का असली दर्द समझा था। इसलिए उन्हें जननायक का खिताब किसी सरकार ने नहीं, बल्कि सीधे देश की जनता ने दिया था। उनका प्रधानमंत्री काल सिर्फ 7 महीने का रहा, लेकिन फैसले सदियों के बराबर थे। जब देश कंगाली की कगार पर था तो उन्होंने कड़े फैसले लिए, लेकिन जब सत्ता बचाने के लिए उनके स्वाभिमान पर चोट की गई, जब कांग्रेस ने उन पर जासूसी का ओछा आरोप लगाया, तो चंद्रशेखर ने एक पल की भी देरी नहीं की। सत्ता की उस मखमली कुर्सी को उन्होंने लात मार दी और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री का पद तो आता जाता रहेगा, लेकिन बलिया के लाल की खुददारी पर कभी दाग नहीं लगना चाहिए। 8 जुलाई 2007 को वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपनी बेबाक सियासत की वो विरासत छोड़ गए जिसे आज भी सलाम किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में शामिल होकर वो इंदिरा गांधी के बड़े विश्वास पात्र लोगों में, विश्वसनीय लोगों में जाने गए और वहीं से उनको युवा तुर्क की जो है पदवी, या लोगों ने उनको युवा तुर्क के नाम दिया, जिससे वो आज भी युवा तुर्क के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रशेखर का जब जिक्र आता है तो युवा तुर्क चंद्रशेखर, तो इस नाम से वो पहचाने जाते हैं। सोना, जिसे हर भारतीय अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक दौर ऐसा भी आया था जब पूरे देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि उस संकट की कहानी थी जिसने भारत को अपनी आर्थिक नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। साल था 1991। देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह। उनकी सरकार लोकसभा में बेहद कम सांसदों के समर्थन पर टिकी थी। संसद में संख्या का संकट था, सरकार पर लगातार दबाव था और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बजट तक पारित नहीं हो सका। उधर दुनिया में खाड़ी युद्ध छिड़ा हुआ था, तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा था। स्थिति ऐसी बन गई कि देश के पास केवल कुछ दिनों के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। दुनिया की निगाहें भारत जैसे बड़े देश पर थी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भारत की साख कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था देश को आर्थिक डूबने से कैसे बचाया जाए, यानी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। जवाब आसान नहीं था। आखिरकार वो फैसला लिया गया जिसे आज भी भारतीय आर्थिक इतिहास के सबसे कठिन फैसलों में गिना जाता है। देश के स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखा गया ताकि जरूरी विदेशी मुद्रा जुटाई जा सके
और भारत भुगतान चूक यानी डिफॉल्ट से बच सके, इस फैसले पर तीखी राजनीतिक बहस भी हुई। किसी ने इसे मजबूरी बताया तो किसी ने इसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर सवाल उठा दिए, जैसे विपक्ष हमेशा उठाता है। लेकिन इसी संकट ने देश को एक बड़ा सबक भी दिया। कुछ ही महीनों के बाद नई सरकार बनी और आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खुला। लाइसेंस राज ढीला पड़ा, विदेशी निवेश के दरवाजे खुले और भारत ने नई आर्थिक यात्रा शुरू की। यानी 1991 का संकट सिर्फ सोना गिरवी रखने की कहानी नहीं था, ये उस मोड़ की कहानी थी जहां से भारत ने बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया और नई आर्थिक पहचान गढ़नी शुरू की। संकल्प की दस्तक और पैरों की छाले। नवंबर 1990 दिल्ली की सत्ता की गलियारे में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठता है जिसके पीछे जनमत की ताकत नहीं बल्कि उधार का समर्थन था। चंद्रशेखर, एक ऐसा नाम जो अपनी शर्तों पर राजनीति के लिए जाना जाता था, लेकिन नियति ने उनके हाथों में कांटों का वो ताज थमा दिया था जो हर पल चुभ रहा था। सरकार अल्पमत की थी, कांग्रेस की बैसाखियां थीं और ऊपर से मंडरा रहा था खाड़ी युद्ध के बारूद का धुआं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और देश का खजाना एक खाली बर्तन की तरह बज रहा था। राजनीति की जासूसी के चक्कर में जब बजट रुका तो देश की सांसें भी थम गईं। जब घर की साख गिरती है तो सगे भी मुंह मोड़ लेते हैं। भारत के साथ भी यही हुआ। बजट क्या अटका, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक की वित्तीय गलियारों में हड़कंप मच गया। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पेन की एक स्याही से भारत के साख को जंक यानी कबाड़ की श्रेणी में डाल दिया। ये सिर्फ एक रेटिंग नहीं थी, ये भारत के माथे पर लगा वो कलंक था जिसने वैश्विक बैंकों के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। विश्व बैंक और IMF ने हाथ खींच लिए। दुनिया का कोई देश भारत को $1 का कर्ज देने को तैयार नहीं था। दुनिया की नजरों में डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़ा था। और फिर आई मई 1991 की वो रहस्यमय रात। देश में चुनावी शोर था, लेकिन रिजर्व बैंक के तहखानों में एक बेहद गुप्त ऑपरेशन चल रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन ऐतिहासिक फैसले। वो चंद्रशेखर जी ने जब वहाँ से हटे और आपातकाल ख़त्म हुआ, मैं समझता हूँ कि लगभग 73% वोट उनको मिला। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। शायद अपवाद इस देश में होंगे कि जिनको इतना प्रतिशत वोट मिला हो। हालांकि वो आपातकाल की बात थी, उस दौरान बहुतों को मिले थे, वो एक परिस्थितियाँ अलग थी। तारीख 25 जून 1983। एक तरफ लॉर्ड्स के मैदान पर कपिल देव की सेना वर्ल्ड कप इतिहास लिख रही थी क्योंकि कप उनके हाथ में था, तो ठीक उसी वक्त दिल्ली के राजघाट पर धूल से सने पैरों और चेहरों पर दृढ़ संकल्प लिए एक शख्स भारतीय राजनीति की नई इबारत लिख रहा था, जिसका नाम था चंद्रशेखर सिंह। देश की सियासत का वो युवा जिसने 6 महीने की एक पदयात्रा से दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया था। आज हम अपने मठाधीश के विशेष अध्याय में दिखाएंगे उस बागी बलिया के बेटे की पूरी कहानी जिसने संघर्षों से सत्ता का शिखर छुआ। 6 जून 1983 कन्याकुमारी का समंदर गवाह बना। चंद्रशेखर ने पैदल चलना शुरू किया। राह में नदियां आई, पहाड़ आए, चिलचिलाती धूप आई, लेकिन कदम नहीं रुके। लगभग 180 दिन, 4260 किलोमीटर का सफर। हर गांव, हर चौपाल पर चंद्रशेखर ने देश की नब्ज टटोली। दिल्ली के गलियारों में सुगबुगाहट
थी। दावा तो यहां तक था कि इस जनसैलाब को देख तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 25 जून, जब पूरा देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत के जश्न में डूबा था। ठीक उसी दिन आपातकाल की 8वीं बरसी पर चंद्रशेखर सिंह ने दिल्ली के राजघाट पर अपनी इस महायात्रा को विराम दिया। ये देश को समझने और खुद को देश के सामने स्थापित करने का सबसे बड़ा सियासी आंदोलन बन चुका था। लेकिन इस तपस्या के बाद शुरू हुआ विवादों का एक ऐसा दौर जिसने उनकी छवि पर कई सवाल खड़े किए। जब भोटसी के जंगलों में 600 एकड़ की जमीन का मामला उठा, भारत यात्रा केंद्र, एक ऐसा आश्रम जहां सिर्फ ग्रामीण विकास की बात ही नहीं होती थी, बल्कि वहां कदम पड़ते थे रहस्यमयी तांत्रिक चंद्रास्वामी के भी, और दुनिया के सबसे बड़े हथियार सौदागर अदनान खरगोशी के सत्ता, रहस्य और साजिशों के इस त्रिकोण ने भोटसी को हमेशा सुर्खियों में रखा। बाद में कोर्ट के हंटर ने इस साम्राज्य का अधिकांश जमीन को वापस पंचायत के हवाले कर दिया। द अल्टीमेट पॉलिटिकल गॉडफादर। बात उस बाहुबली सोच की, उस बागी तेवर की, जिसने पैरों के निशान अपराध की गलियों से नहीं बल्कि संघर्ष की पगडंडियों से होते हुए देश के सबसे बड़े सियासी सिंहासन तक पहुंचे। एक ऐसा मठाधीश जिसने किसी राजघराने में जन्म नहीं लिया, लेकिन जब वो अपनी लाठी लेकर सड़कों पर उतरा तो दिल्ली की लुटियन से जोन की दीवारें थरथरा उठी। साल 1983, कन्याकुमारी का वो समंदर और दिल्ली का वो राजघाट, 4200 किलोमीटर से ज्यादा का वो सफर जिसने सत्ता के मठाधीशों की नींद उड़ा दी थी। आज बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। सियासत जब बंद कमरों में कैद हो जाए, नेता जब एयर कंडीशनर गाड़ियों से जनता को देखने लगे, तब इतिहास किसी एक बागी को चुनता है जो व्यवस्था के सीने पर पैर रखकर सच बयां कर सके। 6 जून 1983, कन्याकुमारी के समंदर के किनारे खड़ा ये शख्स कोई आम मुसाफिर नहीं था। ये था बलिया का वो युवा तुर्क जिसने तय किया था कि वो रथों पर सवार होकर नहीं, सोने के सिंहासनों पर बैठकर नहीं, बल्कि अपने पैरों की छालों से देश की किस्मत लिखेगा। नाम था चंद्रशेखर। दिन बीतते गए, हफ्तों में बदले और हफ्तों महीनों में, करीब 6 महीने यानी पूरे 180 दिन पैरों में छाले पड़े, चमड़ी उधड़ गई, लेकिन बागी बलिया का तेवर ना कभी झुका ना थमा। 4260 किलोमीटर की इस महायात्रा ने देश के हर उस गांव का दरवाजा खटखटाया जिसे दिल्ली भूल चुकी थी। ये एक ऐसा जनसैलाब था जिसे देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। दिल्ली के खुफिया विभाग की फाइलें इस बात की गवाह थीं कि सड़कों पर चल रहा ये फकीर आने वाले वक्त में दिल्ली के तख्त का सबसे बड़ा दावेदार बनने वाला है। लेकिन मठाधीशों की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं होती, उसमें पावर, पॉलिटिक्स और परछाइयों का कैसा खेल भी होता है जो होश उड़ा दे। इस यात्रा के बाद ग्रामीण विकास के नाम पर हरियाणा की भोंसी में 600 एकड़ पंचायत की जमीन पर एक साम्राज्य खड़ा हुआ, भारत यात्रा केंद्र। लेकिन ये सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये केंद्र बना देश और दुनिया के सबसे बड़े चेहरों की गुप्त मुलाकातों का। इसी भोंसी आश्रम की छांव में कदम पड़ते थे उस दौर के सबसे विवादित और शक्तिशाली तांत्रिक चंद्रस्वामी के। और सिर्फ चंद्रस्वामी ही नहीं, अरबों रुपए के घोटाले में फंसा सऊदी अरब का वो अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदागर अदनान खरगोशी भी यहाँ चंद्रशेखर से बंद कमरों में मिलता था। सत्ता, साजिश और सुख सुविधाओं के इस कॉकटेल पर बाद में हरियाणा की चौटाला सरकार ने हंटर चलाया और साल 2002 में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस साम्राज्य की अधिकांश सरकारी जमीन को छीनकर वापस ग्राम पंचायत को सौंप दिया। लेकिन चंद्रशेखर जी का अपना एक कद अलग था और चंद्रशेखर जी ने तभी वहाँ से कन्याकुमारी से वहाँ तक 4000 से ज़्यादा की पद यात्रा उन्होंने की। और वो उन्होंने किसी ऐसा नहीं है कि वो कुछ देर चले हों फिर वो लंबा सफ़र उन्होंने कारों से या किसी और साधन से किया हो। उन्होंने लंबी पैदल यात्रा की थी और वो यात्रा शायद मैं समझता हूँ कि पहली सबसे बड़ी यात्रा थी। उसके बाद राहुल गांधी ने जो अभी यात्रा की है वो भी बड़ी यात्रा थी, वो भी उन्होंने पैदल की, लेकिन पहली चंद्रशेखर जी ने की थी। जब राजनीति में आंकड़ों की ताकत कम पड़ जाए तब हौसले की ताकत इतिहास रच देती है। भारतीय राजनीति में एक ऐसा ही नाम था, चंद्रशेखर सिंह। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता के गलियारों में कदम तो जरूर रखा था, लेकिन अपनी पहचान कुर्सी से नहीं बल्कि संघर्ष, विचारधारा से बनाई थी। साल 1990 दिल्ली की सियासत में उठापटक का दौर था। जनता दल की सरकार अंदरूनी कलह से जूझ रही थी और इसी बीच चंद्रशेखर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अलग राह चुन ली। उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया।
सांसदों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन राजनीतिक समीकरण उनके साथ थे। अपने 64 सांसदों के समर्थन और कांग्रेस नेता राजीव गांधी के बाहरी समर्थन के सहारे चंद्रशेखर सिंह ने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव जीता और देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी सरकार संख्या से नहीं, भरोसे से चल रही थी। लेकिन राजनीति में भरोसे की डोर ज्यादा लंबी नहीं चलती। कांग्रेस के समर्थन से चल रही सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आखिरकार कुछ महीनों बाद चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की कहानी से पहले भी चंद्रशेखर का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा था। 1962 में उन्होंने राज्यसभा से अपनी संसदीय पारी शुरू की थी। समाजवादी विचारों से प्रभावित चंद्रशेखर सिंह ने अपनी राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपातकाल, भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय जब कई नेताओं के साथ चंद्रशेखर को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल की दीवारें भी उनके इरादों को नहीं रोक सकी। रिहाई के बाद उन्होंने 1977 में जनता पार्टी का साथ पकड़ा और राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत चेहरा बनकर उभरे। बलिया की धरती ने उन्हें बार बार सांसद बनाकर संसद में भेजा। 1977 से लेकर 2004 तक उन्होंने कई बार लोकसभा चुनाव जीते। सिर्फ 1984 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सिर्फ देश की कमान नहीं संभाली, बल्कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारियां भी निभाई। चंद्रशेखर सिंह की राजनीति सत्ता पाने की नहीं थी, सत्ता को चुनौती देने वाली राजनीति थी। वे उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने विचारों के लिए संघर्ष किया और अपनी पहचान बनाई। कुर्सी पर वक्त कम मिला, लेकिन इतिहास में जगह हमेशा के लिए बना गए। यही है चंद्रशेखर सिंह की सियासी विरासत, एक नेता, एक संघर्ष और एक कहानी बिल्कुल अलग। लुटियंस का वो इकलौता बागी। दिल्ली की सियासत में जब जोड़ तोड़ की आंधी चलती है तो कमजोर पत्ते उड़ जाते हैं, लेकिन जो जड़ों से मजबूत होते हैं वो आंधी का रुख मोड़ देते हैं। साल 1990 वीपी सिंह की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। देश में अस्थिरता का कोहरा छाया था और इसी कोहरे को चीरते हुए बाहर निकला वो बागी जिसके तरकश में तीर तो सिर्फ 64 थे, लेकिन निशाना सीधे दिल्ली का लाल किला था। राजीव गांधी के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर ने वो कर दिखाया जिसे राजनीतिक पंडित आज भी द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल मैजिक कहते हैं। लेकिन दिल्ली की गद्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब चंद्रशेखर ने विश्वास मत की जंग जीती तो विरोधियों ने कोर्ट और स्पीकर के कमरों में चक्रव्यूह रचा। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष रवि राय ने हंटर चलाया और चंद्रशेखर के पक्ष में वोट करने वाले 8 सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया। दिल्ली के गलियारों में शोर था कि सरकार गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि बलिया की माटी का वो लाल खड़ा है जो तूफानों में दिए जलाने का हुनर जानता था। कहते हैं मंत्रिमंडल में ताकत का बंटवारा होता है, लेकिन उन 7 महीनों में ताकत का कोई बंटवारा नहीं हुआ। ताकत का सिर्फ एक ही पता था, चंद्रशेखर वो देश के वजीर आजम भी थे, देश की अंदरूनी सुरक्षा संभालने वाले गृह मंत्री भी थे और देश की आवाज को नियंत्रित करने वाले सूचना और प्रसारण मंत्री भी। मुफ्ती मोहम्मद सईद से गृह मंत्रालय लेकर खुद संभाला और अपने बाद शंकर राव चौहान को सौंपा। वीपी सिंह से सूचना प्रसारण का जिम्मा लिया और पीवी नरसिम्हा राव के आने तक उसे अपनी जेब में रखा। उन 7 महीनों में देश का पत्ता पत्ता सिर्फ एक शख्स के इशारे पर हिलता था। ये रसूख रातों रात नहीं मिला था। इसके पीछे 15 साल की वो संसदीय तपस्या थी जो उन्होंने राज्यसभा में गुजारी थी। 1962 से 1977 तक उच्च सदन में उनकी आवाज गूंजती रही, लेकिन जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटा गया, जब देश पर आपातकाल की काली चादर उड़ाई गई, तो चंद्रशेखर ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बगावत कर दी। नतीजा मिला जेल की कालकोठरी वाला अंधेरे पर बागी बलिया का पानी सलाखों के पीछे और खौलता था। 1977 में जब वो जेल से छूटे तो जनता पार्टी की कमान उनके हाथों में थी। निश्चित रूप से वो परिस्थितियां अलग थी जब चंद्रशेखर जी बने और चंद्रशेखर जी के पास अपना कोई सांसदों का जखीरा नहीं था, लेकिन चंद्रशेखर जी जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां बनी और चंद्रशेखर जी को जो है वो देश का प्रधानमंत्री रहे और वही दो चीज़ें चंद्रशेखर जी के कार्यकाल की महत्वपूर्ण रही हैं। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले कई नेता इतिहास में दर्ज हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका कार्यकाल छोटा रहा, फिर भी उनकी कहानी राजनीति के बड़े मोड़ों की गवाह बनी। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा दौर जब दिल्ली में सत्ता में हर दिन नए समीकरण बन रहे थे, गठबंधन की राजनीति अपने नए दौर में प्रवेश कर रही थी और इसी बीच समाजवादी विचारधारा के मजबूत चेहरे
चंद्रशेखर सिंह ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन प्रधानमंत्री पद की ये कुर्सी के साथ उनके सामने सिर्फ सरकार चलाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी भी थी। चंद्रशेखर सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभालने के साथ साथ देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का दायित्व भी अपने पास रखा। यानी देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक दोनों मोर्चों की कमान उनके हाथों में थी। हालांकि रक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा। करीब 7 महीने तक ही उन्होंने इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। यही वजह रही कि उनके कार्यकाल में कोई अलग रक्षा बजट पेश नहीं हो सका। चंद्रशेखर से पहले बीपी सिंह और उनके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन राजनीति में वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। जिस समर्थन के सहारे चंद्रशेखर सिंह की सरकार बनी थी, वही समर्थन कुछ महीनों बाद सरकार के लिए संकट बन गया। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चल रही सरकार को बड़ा झटका तब लगा जब 6 मार्च 1991 को कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया। बजट की तैयारी चल रही थी, लेकिन सियासी संकट ने सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। आखिरकार सत्ता का यह सफर थम गया और 21 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सिंह ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 7 महीने, लेकिन इन 7 महीनों में चंद्रशेखर सिंह ने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान छोड़ दी। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कम समय में बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। एक ऐसी सरकार जो संख्या बल से नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों से बनी और बदली। यही वजह है कि चंद्रशेखर सिंह का छोटा कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज भी एक बड़े राजनीतिक अध्याय के रूप में याद किया जाता है। द अनटोल्ड 1991 एंड द बलिया एम्पायर। सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसे इतिहास की फाइलों में दफन कर दिया जाता है। साल 1990 का वो दौर जब दिल्ली का तख्त डगमगा रहा था, तब पर्दे के पीछे कैसे चाणक्य की एंट्री होती है, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। नाम था सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने एक ऐसी बिसात बिछाई जिसमें धुर विरोधी कांग्रेस के हाथ में रखी सत्ता की डोर बागी बलिया के बेटे चंद्रशेखर के हाथों में थमा दी गई। केवल 64 सांसदों के बल पर देश का प्रधानमंत्री बन जाना कोई साधारण खेल नहीं था। ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा सियासी तख्ता पलट था। जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंत्रियों की फौज नहीं खड़ी की। उन्होंने साबित किया कि बागी अकेला ही पूरी सल्तनत पर भारी होता है। विदेश के प्रधानमंत्री थे, विदेश के गृह मंत्री थे, देश की आवाज को दिशा देने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, और तो और सरहदों पर तैनात सेना के सर्वोच्च कमांडर यानी रक्षा मंत्री भी थे। वीपी सिंह से रक्षा मंत्रालय का चार्ज लिया और पीवी नरसिम्हा राव को सौंपने से पहले पूरे 7 महीने तक देश का रक्षा बजट और देश की सेना सीधे चंद्रशेखर की टेबल से नियंत्रित होती थी। ये एक ऐसा अनोखा दौर था जब पूरी कैबिनेट का वजन सिर्फ एक बागी के कंधे पर टिका था। इतिहास ने इस महाशक्तिशाली सरकार को वक्त बहुत कम दिया था। चंद्रशेखर का कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का रहा। चौधरी चरण सिंह के बाद ये देश का दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल था, लेकिन इन 7 महीनों में उन्होंने साबित कर दिया कि शेर चाहे पिंजरे में हो या जंगल में, दहाड़ना नहीं भूलता। उनके फैसलों में बलिया की माटी का वो अखड़पन और स्वाभिमान साफ झलकता था, जिसके सामने दिल्ली के मठाधीश नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन लुटियांस दिल्ली की दीवारों को साजिशों की खुशबू पसंद है। तारीख आई 6 मार्च 1991। देश का पूर्ण बजट बनकर तैयार था। बस संसद पटल पर रखे जाने की देरी थी, लेकिन तभी अंधेरे कमरों में लिखी गई धोखे की स्क्रिप्ट को अंजाम दिया गया। राजीव गांधी की कांग्रेस ने अचानक समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। बजट की फाइलें संसद की मेज पर आने से पहले ही ठंडी पड़ गईं। एक प्रधानमंत्री जो देश को आर्थिक संकट से उबारने का नक्शा तैयार कर रहा था, उसकी पीठ पर सत्ता की हवस ने पीछे से वार कर दिया था। समर्थन वापस ले लिया गया था, लेकिन बागी का हौसला नहीं टूटा। पूरे 15 दिनों तक दिल्ली ने वो महासंग्राम देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। चंद्रशेखर ने गिड़गिड़ाने से मना कर दिया। उन्होंने समझौतों की बैसाखियों को लात मार दी और आखिरकार 21 मार्च 1991 की उस शाम उन्होंने देश के सबसे बड़े पद यानी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सत्ता खो दी, लेकिन अपना स्वाभिमान बचा लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो बलिया की बागी हैं, जो बिना झुके जीना जानते हैं और बिना डरे लड़ना जानते हैं। कभी कभी इतिहास में बड़े बदलावों की शुरुआत सत्ता के लंबे दौर से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से होती है। साल 1991 का दौर भी भारतीय राजनीति और व्यवस्था के लिए एक ऐसा ही मोड़ था, जब देश बदलाव की दहलीज पर खड़ा था
और उस बदलाव की आहट चंद्रशेखर सरकार के दौर में भी सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की सरकार भले ही सिर्फ 7 महीने रही हो, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में देश की आर्थिक दिशा को लेकर गंभीर मंथन हुआ। उस समय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकारों में शामिल थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वही मनमोहन सिंह जिन्होंने आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। चंद्रशेखर सिंह सरकार के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी, मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने मिलकर आर्थिक उदारीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए। यह वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था चुनौतियों से जूझ रही थी, विदेशी मुद्रा संकट गहरा रहा था और देश को नई आर्थिक दिशा देने की जरूरत महसूस हो रही थी, चर्चा हो रही थी। लेकिन राजनीति ने करवट बदली, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। ठीक 7 महीने बाद सरकार गिर गई चंद्रशेखर सिंह की और वो आर्थिक प्रस्ताव संसद की मंजूरी तक नहीं पहुंच सका। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो देश में आर्थिक उदारीकरण के बड़े फैसले लिए गए। यानी जिस आर्थिक बदलाव ने 1991 के बाद भारत की तस्वीर बदली, उसकी शुरुआती चर्चा और तैयारी एक दौर में चंद्रशेखर सरकार के समय में हो चुकी थी। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी में भी इस दौर का जिक्र किया है, जिसमें बताया गया कि चंद्रशेखर सिंह की सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 11 मार्च 1991 को नई निर्यात रणनीति को मंजूरी दी थी। लेकिन सत्ता की राजनीति में बदलाव के साथ चंद्रशेखर का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। फिर भी बलिया से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर सिंह ने अपनी राजनीतिक जमून को मजबूत बनाया। उन्होंने कई चुनाव जीते, कई बार जनता का भरोसा हासिल किया। उनकी राजनीति सिर्फ पद तक सीमित नहीं थी, बल्कि विचार, संघर्ष और अपनी बात पर अडिग रहने की पहचान थी। 7 महीने की सरकार, लेकिन कई बड़े विचारों की शुरुआत, यही चंद्रशेखर सिंह के राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी कहानी है। एक ऐसा अध्याय जिसमें सत्ता कम थी लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। बागी बलिया का आखिरी शहंशाह। साल 1991 की वो सर्द रातें जब देश कंगाल होने की कगार पर खड़ा था, तिजोरी खाली थी, साख दांव पर थी। तब दिल्ली के एक बंद कमरे से देश को बचाने की सबसे बड़ी महापटकथा लिखी जा रही थी। इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले लेखक कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह थे। उनके साथ थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया और सुब्रमण्यम स्वामी। उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और देश को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का वो पूरा खाका जिसे आज हम आधुनिक दुनिया की बुनियाद कहते हैं, वो इसी बागी प्रधानमंत्री की टेबल पर तैयार हुआ था। लेकिन दिल्ली की सत्ता के मठाधीशों को देश की फिक्र से ज्यादा अपनी कुर्सी की भूख थी। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और देश की किस्मत बदलने वाला वो दस्तावेज संसद की चौखट लांघने से पहले ही दम तोड़ गया। इतिहास गवाहियों पर चलता है और गवाही जब घर के ही किसी शख्स ने दी हो तो उसे काटा नहीं जा सकता। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने अपनी किताब में उस सच को जग जाहिर कर दिया जिसे छिपाने की लाख कोशिशें की गईं। जयराम रमेश लिखते हैं कि चंद्रशेखर की कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यानी CCTI ने खुद 11 मार्च 1991 को उस नई निर्यात नीति को हरी झंडी दे दी थी। यानी जिस आर्थिक क्रांति का सेहरा नरसिम्हा राव के सिर बांधा गया, उसका गर्भाधान
दोबारा कायम की। कहते हैं राजनीति में पद मिलना आसान हो सकता है, लेकिन अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ नेता कुर्सी से पहचाने जाते हैं तो कुछ नेता अपने संघर्ष से इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। चंद्रशेखर सिंह भी ऐसे ही राजनेता थे, जिनकी कहानी सत्ता से ज्यादा संघर्ष की कहानी है। बलिया की बागी मिट्टी से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर सिंह ने राजनीति की शुरुआत किसी बड़े पद या पर्दे से नहीं की, बल्कि संगठन के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में की। साल 1951 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जिला सचिव से उनका सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचा। उन्होंने संगठन में काम किया, आंदोलनों में हिस्सा लिया, अपनी बेबाक आवाज के दम पर अलग पहचान बनाई। 1962 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। करीब 15 वर्षों तक उच्च सदन में रहकर उन्होंने देश के मुद्दों पर अपनी राय रखी। लेकिन चंद्रशेखर सिंह की राजनीति सिर्फ संसद तक सीमित नहीं थी, वो जमीन पर उतरकर राजनीति करने वाले नेताओं में गिने जाते थे। 1977 में जनता पार्टी की लहर के बीच उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और इसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। वो दौर था जब चंद्रशेखर सिंह को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वे अपनी ही पार्टी के भीतर भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते थे। जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, विपक्ष के बड़े चेहरे बने और आखिरकार साल 1990 में देश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियां और फैसले दोनों बहुत बड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह, विदेश, सूचना एवं प्रसारण जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का काम संभाला। इसके बाद भी राजनीति से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। बलिया की जनता ने लंबे समय तक उन पर भरोसा जताया। 1977 से लेकर 2004 तक उन्होंने कई चुनाव लड़े और अधिकतर मौकों पर जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की। लेकिन हर सफर का एक समय होता है। 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर सिंह इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी राजनीतिक विरासत जिंदा रही। एक साधारण कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक का सफर, संघर्ष के शिखर तक की यात्रा, चंद्रशेखर सिंह की कहानी बताती है राजनीति में लंबा पद नहीं बल्कि लंबा प्रभाव मायने रखता है। यही वजह है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में चंद्रशेखर का नाम आज भी बेबाक, संघर्षशील और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर याद किया जाता है। ये दास्तान एक ऐसे नायक की जिसने जमीन से उठकर आसमान। साल 1951 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जिला बलिया के सचिव के रूप में एक युवक सियासत के पन्नों पर अपना पहला हस्ताक्षर करता है। फिर 1952 में संयुक्त सचिव, 1955 में सूबे के महासचिव और फिर साल 1962 में दिल्ली का वो संसद भवन इस बागी की दहाड़ का गवाह बनता है। जरा चंद्रशेखर के इस राज्यसभा के सफरनामे को देखिए, जो किसी तिलिस्म से कम नहीं है। पहला प्रहार 1962 से 1968 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी के टिकट पर संसद पहुंचे और 5 साल 365 दिन तक सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे। दूसरा प्रहार 1968 से 1974 चंद्रशेखर की ताकत का लोहा मानकर खुद कांग्रेस उन्हें अपने पाले में ले आई। पूरे 5 साल 364 दिन तक वे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन जब भी जनहित की बात आई अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। तीसरा प्रहार 1974 से 1980 जब सत्ता ने उन्हें कैद करना चाहा तो वे निर्दलीय मैदान में उतर गए, लेकिन आपातकाल की बेड़ियों को तोड़कर जब 22 मार्च 1977 को बलिया की जनता ने उन्हें सीधे लोकसभा भेज दिया, तब जाकर राज्यसभा की तपस्या पूरी हुई। साल 1990 देश का राजनीतिक संकट अपने चरम पर था। तब चंद्रशेखर ने देश की बागडोर संभाली, लेकिन वे कोई साधारण प्रधानमंत्री नहीं थे। वे इतिहास के इकलौते ऐसे सुपर पीएम थे जिन्होंने देश की कैबिनेट व्यवस्था की परिभाषा ही बदल दी। ये कोई कैबिनेट के मंत्रियों की सूची नहीं है, ये उन मंत्रालयों के नाम है जिनका प्रभार अकेले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने सीने पर संभाल रहे थे। दिल्ली के इतिहास में ना तो उनसे पहले और न ही उनके बाद किसी एक अकेले कंधे पर देश की सुरक्षा, विज्ञान और विदेश नीति का इतना विशाल बोझ कभी टिका। वो अकेले ही पूरी हुकूमत थे, अकेले ही पूरी सरकार थे। लेकिन चंद्रशेखर की असली ताकत दिल्ली की कुर्सी में नहीं बल्कि बलिया की उस मिट्टी में थी जो सिर्फ अपने इस मठाधीश की भाषा समझती थी। 1977 का वो सैलाब आपातकाल की तपन से तपकर जब चंद्रशेखर लौटे तो बलिया ने उन्हें 72.42% वोट देकर सिर आंखों पर बिठाया। कांग्रेस की चंद्रिका प्रसाद को 1,67,000 से ज्यादा वोटों के महाअंतर से धूल चटा दी। और फिर वो अजय सिलसिला, इसकी बात तो चाहे 1991 हो, 1996 हो, 1998, 1999 हो, उनके जीवन का अंतिम चुनाव साल 2004 बलिया का मतलब ही चंद्रशेखर बन गया था। साल 1996 में उन्होंने जगन्नाथ चौधरी को 1,86,000 वोटों से हराकर अपनी पुरानी हार का वो हिसाब चुकता किया जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। 2004 में अपने जीवन की संध्या बेला में भी
उन्होंने बसपा के कपिल देव यादव को 81,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त देकर साबित कर दिया कि बलिया का किला हमेशा अभेद्य रहेगा। लेकिन नियति के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। बागी बलिया का वो शेर जो कभी राजनीतिक तूफानों से डरा नहीं, वो अपने ही शरीर के भीतर पल रहे एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा था। चंद्रशेखर पिछले काफी समय से मल्टीपल मायोमा यानी ब्लड कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित थे। मई के महीने से वो नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मौत की आंखों में आंखें डालकर जंग लड़ रहे थे। और फिर वो मनहूस तारीख आई 8 जुलाई 2007। भारतीय राजनीति की वो कड़कती हुई आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। चंद्रशेखर का निधन हो गया और उनके पीछे रोता बिलखता उनका परिवार और उनके 2 बेटे रह गए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, विचारधाराओं की दीवारें ढह गईं और भारत सरकार ने इस जननायक के सम्मान में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। चंद्रशेखर की राज्यसभा वाली 3 पारियां। पहली पारी 1962 से 1968 पीएसपी से राज्यसभा में एंट्री, 5 साल 365 दिन सरकार से सीधे सवाल जवाब। दूसरी पारी 1968 से 1974 कांग्रेस के टिकट पर पहुंचे सदन, 5 साल 364 दिन पार्टी से ऊपर रखे जनहित के मुद्दे। तीसरी पारी 1974 से 1980 निर्दलीय उम्मीदवार बने सांसद, 1977 बलिया से लोकसभा पहुंचे, राज्यसभा छोड़ी। कुल सफर 15 साल राज्यसभा में बुलंद रही आवाज। तो आज के मठाधीश में हमने आपको एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत की कहानी सुनाई जिसका नाम था चंद्रशेखर सिंह। उनके बारे में कहा जाता है कि देवराव बाबा ने भी उन्हें एक बार कहा था कि ये लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चंद्रशेखर सिंह को युवा तुर्क, तंग तुर्क क्यों कहा जाता था? वो एक ऐसे नेता थे जो अपनी ही पार्टी में, अपनी ही पार्टी के नेताओं से संसद के अंदर सवाल पूछते थे। सवाल पूछने से चंद्रशेखर सिंह को कोई रोक नहीं सकता था। यही वजह थी कि उनकी पहचान एक निडर, एक बेबाक और एक निर्भीक, बेबाक अंदाज वाले नेता के तौर पर हुई। लगातार वो सांसद रहे। 1977 से 2004 तक बहुत सारे चुनाव जीते, देश के प्रधानमंत्री बने 90 के दशक में। 7 साल का कार्यकाल था। कई सारे मंत्रालय, गृह से लेकर विदेश, सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके पास था। सोना गिरवी रखकर उन्होंने देश को आर्थिक संकट से बचाया। देश को आर्थिक आधार पर आगे बढ़ाने की नीतियां उसी समय तैयार हुई। हमने आपको जयराम रमेश की उस किताब का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बात कहा था कि ये नीतियां, ये रणनीति उसी समय बन गई थी, जिसमें मोंटे कहलवालिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री भी शामिल थे। और चंद्रशेखर सिंह के इतने लंबे राजनीतिक सफर में 7 साल का कार्यकाल, 7 महीने का कार्यकाल भले ही रहा हो प्रधानमंत्री पद के तौर पर, लेकिन उन्होंने जो अपनी अमिट छाप छोड़ी, जो अपने संघर्षों की कहानी छोड़ी, जो सत्ता के शिखर तक पहुंचकर अपनी एक कहानी छोड़ी, बलिया के एक छोटे से गांव पगडंडियों से निकलकर देश के सबसे बड़े सदन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चेहरा बना, प्रधानमंत्री बना। आज भी चंद्रशेखर के विचारों को लेकर लोग बात करते हैं। उनके विचारों से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम भी जानते हैं, वो चाहे यशवंत सिंह जैसे बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे ऐसे लोग हों जो आज भी उनको फॉलो करते हैं, उनके विचारों, उनको नीतियों को फॉलो करते हैं। कहते थे जिस घर से धुआं निकल रहा हो समझिए वो चंद्रशेखर सिंह का घर है, क्योंकि वहां कभी आग ठंडी नहीं पड़ती थी। बाटी चोखा जिसे लोग आज खाने जाते हैं, वो ब्रांड, उसकी पहचान चंद्रशेखर सिंह ने बनाई। कोई भी आए उनका दरबार खुला रहता था। खाइए, सोइए और अपने काम कराइए। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी वो सरल रहे। हालांकि उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे नीरज शेखर संभाल रहे हैं जो सांसद हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी में फिर हम किसी सियासी मठाधीश के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में वो अनसुनी कहानियां, वो बड़े फैसले, वो बड़ी कहानियां, बड़े किरदार जो आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार। लेकिन दोस्तों याद रखो, जिस तरह मैं समझता हूं सरकार बंदूक की गोली पर लोगों की भावनाओं को नहीं बदल सकती, उसी तरह से देश के नौजवानों याद रखो, कोई भी सरकार जो बंदूक की गोली के सामने झुक जाएगी वो सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकती।